हेलो एस्पायरेंट्स, 27 फेब की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 11 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, हम इनको डिटेल में देखेंगे। पहली न्यूज आइटम है जयशंकर टू विजिट यूएस दिस वीक। सो ये फॉरेन सेक्रेटरी एस जयशंकर इंडिया के विजिट करने वाले हैं यूएस से। तो यहाँ पे ऑफिशियल से उनका डिस्कशन होगा। तो मेजरली बायलैटरल टाइज के अंदर जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है वो है रिसेंट हेट क्राइम इंसिडेंट, जिसमें एक इंडियन इंजीनियर की डेथ हो गई इन शूटिंग। सो ये केस इंपॉर्टेंट है इन द लार्जर कंटेक्स्ट। जो प्रेजेंट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, एक बिल भी इंट्रोड्यूस किया गया है इन यूएस कांग्रेस, यूएस पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं। तो यहाँ पे जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है अभी रिसेंटली Jan 31 को, उसके अंदर ये प्रोविजन है कि जो सैलरी क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती है कि H1B वीजा किसको दिया जाता है, जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, इसकी डबल करने का प्रपोजल है। मतलब कि इतनी या इससे ज्यादा वो एलिजिबल होते हैं। तो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बढ़ा देंगे, मतलब ओनली हाईली स्किल्ड, हाईली पेड जो पर्सनल हो गए उनको ही ये H1B वीजा मिलेगा। तो ये जो कंपनीज है यूएस में वो ये सोर्स करके H1B वीजा उनके थ्रू मिलता है। तो ये मेजरली इंडियंस को ही है, 60 to 70% इंडियंस ही इससे बेनिफिट होते हैं और इससे अभी ये न्यू प्रपोजल से अफेक्ट हो गया। अभी ये बिल है तो ये पास होगा। तो इसीलिए यहाँ पे प्रोविजंस पे इंडिया ने अपना रेस किया है वॉइस कि ये चेंज होना चाहिए, दिस विल अफेक्ट द इंडियंस। प्लस उनके प्रोविजंस और भी है कि जो नॉन अमेरिकन को हायर किया जाता है यूएस कंपनीज को, तो वही कट डाउन किया जाए। तो ये वन ऑफ द वेज यही है जो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। तो इस पे डिस्कशंस होगा। और यूएस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी विजिट करेंगे थोड़े महीनों में, वो भी एक प्रपोजल है, उसके ऊपर भी पॉसिबिलिटी उसकी डिस्कस की जाएगी। इवन G20 समिट के टाइम पे तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिलेंगे ही। तो वो जर्मनी में होने वाला है जुलाई में अभी, तो वो तभी भी डिस्कशंस हो गए। तो यूएस इंडिया रिलेशंस आगे बढ़ेगी। और डिफेंस रिलेटेड इश्यूज पे भी कंसर्न है, क्योंकि मेजर डिफेंस पार्टनर स्टेटस जो है वो फॉर्मर बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे हमको ये स्टेटस दिया गया है बाय अ लॉ। तो लॉ हैज बीन प्रोवाइडेड कि इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर स्टेटस दिया गया। तो इसके ऊपर भी निगोशिएशंस हुए हैं और अश्योरेंसेस मिले हैं विद द प्रेजेंट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन टू कि इसके ऊपर कॉपरेशन और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया जाएगा। तो अब डिस्कशंस होंगे, जब ये विजिट होगी तो और डेवलपमेंट जो सामने आएगी तो हम डिस्कस करेंगे, पर ये बैकग्राउंड है। अगला न्यूज आइटम है आर्मी एग्जाम लीक 18 हेड। तो ये थाने पुलिस क्राइम ब्रांच ने एक रैकेट बस्ट किया है जिसके अंदर इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट एग्जाम के पेपर्स लीक किए जा रहे थे। तो ये 2 स्टेट्स में एटलीस्ट ये क्वेश्चन पेपर्स जो थे वो लीक किए गए, वो सामने आया है। तो इसमें एक रिटायर्ड आर्मी जवान और एक आर्मी सर्विसमैन और एक जवान BSF जवान भी अरेस्ट हुए हैं। और पॉसिबल है कि हायर ऑफिशियल्स भी आर्मी के इन्वॉल्व हो, तो इसके ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। फिर अगला न्यूज आइटम है MOP फॉर जुडिशियल पोस्टिंग सेट टू गेन फाइनल शेप। तो ये है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। तो जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स है ओरिजिनली जो हो रहे इतने टाइम से, इतने सालों से, वो कॉलेजियम सिस्टम से होते हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम में जुडिशियली मतलब सुप्रीम कोर्ट और सारे हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंटमेंट ये कॉलेजियम सिस्टम से होते हैं। तो मतलब जजेस ही इसमें मेंबर्स होते हैं, वो नाम प्रपोज करते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट को इनको अप्रूव करके एक्सेप्ट करके अप्रूव करना है। अगर गवर्नमेंट वापस भेजती है, नाम नहीं अप्रूव करती है, तो वो रिकंसिडर करेंगी कॉलेजियम, और कॉलेजियम ने फिर से वही नाम भेजा तो फिर गवर्नमेंट को अप्रूव ही करना है, मतलब इट कैन सेंड इट बैक फॉर रिकंसिडरेशन वंस। तो ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, इसमें जुडिशियरी को पूरा प्रीरोगेटिव है कि अपॉइंटमेंट्स कैसे हो गए। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के ऊपर एक कमीशन बनाया जाए। तो NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट पास किया गया थ्रू द पार्लियामेंट। इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया विद स्पेशल मेजोरिटी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी पास हुआ और NJAC एक्ट भी पास हुआ, लेकिन इसको जुडिशरी ने 2015 में नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें जो बिल था उसमें प्रपोजल ये था कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों का इक्वल से होगा। तो वो कह रहे क्योंकि इक्वल से होगा तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस नहीं हो पाएगी, क्योंकि जजेस कौन अपॉइंट हो रहे, गवर्नमेंट का मेजर से होगा। जुडिशरी को मेजर से होना चाहिए कि उनका प्रीरोगेटिव रहे, कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस रहे। तो अगर गवर्नमेंट इज अपॉइंटिंग देन द जुडिशरी विल ऑलवेज बी इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट। तो इसीलिए वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस होना जरूरी भी है।
तो उस पॉइंट पे उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। पर तभी बेंच ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट बेंच ने, कि ये रिजेक्ट हो रहा है लेकिन कॉलेजियम सिस्टम इज आल्सो नॉट अप टू द मार्क, तो मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड है। इसीलिए ही एमओपी प्रपोज किया गया कि एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फाइनलाइज किया जाए, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव साथ में मिलकर इसको फाइनलाइज करें, तो इसके बेसिस पे फिर आगे अपॉइंटमेंट्स हो गए। तो एमओपी ड्राफ्ट किया गया, गवर्नमेंट ने उसको जुडिशरी को भेजा, जुडिशरी ने फिर से गवर्नमेंट को भेजा। अब गवर्नमेंट ने जो लास्ट एमओपी ड्राफ्ट भेजा है गवर्नमेंट को, जुडिशरी को, तो ये अगस्त 2016 को भेजा गया सुप्रीम कोर्ट को, और ये अब तक रिटर्न नहीं आया है। तो गवर्नमेंट बार बार कह रही है सुप्रीम कोर्ट को कि एमओपी फाइनलाइज करके भेजे, और जो फिलहाल है इन द मीन टाइम जो अपॉइंटमेंट जुडिशरी में हो रहे हैं, तो वो जुडिशरी चाहती है कि वो कॉलेजियम सिस्टम से ही हो, क्योंकि और कोई सिस्टम तो है नहीं। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे डिलेइंग टैक्टिक्स ला रही थी, वो नाम अप्रूव भी नहीं कर रही थी, रिजेक्ट भी नहीं कर रही थी, डिले कर रही थी, जिससे जुडिशियल वैकेंसीज का इशू बढ़ रहा था। तो इवन फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो जस्टिस टी.एस. ठाकुर थे, उन्होंने कई बार इमोशनल अपील भी किया गवर्नमेंट को कि भाई नाम आप अप्रूव करो, या तो एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करो, पर एक्शन लो, क्योंकि रिजेक्ट करने के बाद अगर वो फिर से जाते हैं तो उनको अप्रूव ही करना होता है। तो वही गवर्नमेंट चाहती थी कि एमओपी फाइनलाइज हो जाए, उसके बेसिस पे अपॉइंटमेंट हो, पर इंटरिम पीरियड में तो कॉलेजियम सिस्टम ही फंक्शन करना चाहिए। तो अब जो न्यू सीजे आया है, जस्टिस के है, इनके अंडर उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है कि फेब एंड तक ये एमओपी फाइनलाइज करके भेजा जाएगा। तो जो डेडलॉक भी था जो इशू पे, तो एक मेजर पॉइंट थी एमओपी में जिसपे डेडलॉक था, वो था कि एग्जीक्यूटिव को प्रीरोगेटिव था कि अगर जुडिशियल कैंडिडेट्स रिकमेंड किए गए हैं कॉलेजियम से, तो उनको एग्जीक्यूटिव रिजेक्ट कर सकती है ऑन ग्राउंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो ये अभी सोर्सेस कह रहे हैं कि ये डेडलॉक अभी नहीं है, तो ये रिजॉल्व हो गया इशू। तो अब एमओपी फाइनलाइज करके जब सुप्रीम कोर्ट लाएगी और गवर्नमेंट उसको ओपन रखेगी, तो हमको पता चलेगा कि क्या डिटेल्स फाइनलाइज हुई है। तो ये अभी तक की डेवलपमेंट है। और ये एमओपी के में मेजरली क्या प्रोविजन है, किस पे वो डिस्कस कर रहे हैं। तो एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए फॉर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड फॉर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मेथड्स टू मेक अपॉइंटमेंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट। थर्ड है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेक्रेटेरिएट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक सेक्रेटेरिएट हो फॉर दीज जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर कंप्लेंट्स, अगर कोई कंप्लेंट्स आ रही है, कोई भी पोटेंशियल कैंडिडेट है जजशिप के लिए, तो उनको कैसे रिड्रेस किया जाए, तो उसके लिए एक मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करने के लिए ये सब प्रोविजंस इसमें हो गए एमओपी में। फिर अगला न्यूज आइटम है जाट्स ऑब्जर्व ब्लैक डे। तो 26 फेब को जाट्स ने ब्लैक डे ऑब्जर्व किया ऑल ओवर हरियाणा। तो टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी थे और ये पीसफुली पास ऑफ हुआ। तो अभी फिलहाल जो जाट्स के डिमांड्स है वो ये है कि वो एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में ओबीसी कैटेगरी में रिजर्वेशन चाहते हैं। तो ये उनका डिमांड पहले से है और ये फुलफिल नहीं हो पाया है। तो जाट्स एक्चुअली आर अ डोमिनेंट क्लास और ये ऑलरेडी पॉलिटिक्स में भी इनका डोमिनेंट रोल है, पर और ट्रेडिशनली एग्रीकल्चरिस्ट है। पर अब जैसे चेंजेस आ रहे हैं इकोनॉमी में और मोड ऑफ ऑक्यूपेशन, तो वो चाहते हैं कि एजुकेशन में उनको अपॉर्चुनिटी मिले, गवर्नमेंट जॉब्स में अपॉर्चुनिटी मिले। इसीलिए क्योंकि ये लैगिंग बिहाइंड है उसमें, तो वो चाहते हैं कि रिजर्वेशन उनको दिया जाए। तो ये डिमांड तो फुलफिल नहीं हो पाई है। प्लस जो लास्ट ईयर 2016 में जो जाट्स प्रोटेस्ट हुए थे उसमें वो काफी वायलेंट था। तो उसमें 30 लोगों की जान चली गई, काफी करोड़ ऑफ रुपीज का प्रॉपर्टी डैमेज हुआ था और कई लोगों को अरेस्ट किया गया जाट्स को। तो अब ये प्रोटेस्ट में ब्लैक डे को उन्होंने ये भी डिमांड किया अपार्ट फ्रॉम रिजर्वेशन कि वो जाट्स जो अरेस्ट हुए इन टाइम में उनको रिलीज किया जाए, उनके अगेंस्ट जो केसेस रजिस्टर हुए उनको विड्रॉ किया जाए और जो मर गए हैं या इंजर्ड हुए इन प्रोटेस्ट में उनके रिलेटिव्स को, उनको नेक्स्ट ऑफ किन को गवर्नमेंट जॉब्स दी जाए। तो ये भी प्रपोजल्स अब वो दे रहे, डिमांड्स रख रहे। फिर अगला न्यूज आइटम है नो प्रोग्रेस मेड ऑन फूड सिक्योरिटी फॉर नगाड़ा ट्राइब्स। तो यह नगाड़ा विलेज जो है जजपुर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में है। यहाँ पे जुआंग ट्राइबल्स है। तो ये मुंडा कम्युनिटी के उसके ट्राइबल्स है। तो ये ट्राइबल्स यहाँ पे 8 महीने पहले रिपोर्ट्स आई थी कि 23 बच्चे माल नरिश थे जो उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे माल नरिशमेंट, अंडर नरिशमेंट काफी हाई है। और प्रेजेंटली भी जो सोशल एक्टिविस्ट ने यहाँ विजिट किया उन्होंने देखा कि अभी भी प्रॉब्लम्स परसिस्ट कर रही है। यहाँ पे अभी भी स्टार्वेशन, डेथ्स और क्रॉनिक हंगर है। तो लोग यहाँ पे जो ट्रेडिशनली खाते हैं वो होता है, वो लोग सॉल्ट और जंगल लीव्स,
खाते हैं, तो ये ओल्ड फूड प्रैक्टिस है उनका, तो कई ट्राइबल्स अभी भी ये ले रहे हैं। और ऑलरेडी उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए हैं, हेल्थ सेक्टर्स, हेल्थ बेसिस हेल्थ सेंटर्स लाए गए हैं, यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है, न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया गया है चिल्ड्रन को, पर फिर भी ये शॉर्ट टर्म मेजर्स है, हाउ लॉन्ग कैन इट सस्टेन। तो चाहिए क्या कि जो रूट कॉज है इसका उसको इरेडिकेट किया जाए। तो वो रूट कॉज ये है कि उनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास मनी नहीं है कि वो फूड बाय कर सके, वेजिटेबल्स बाय कर सके, इसीलिए वो ऐसे रहते हैं, इतने माल नरिश्ड है। तो ये पॉवर्टी को हटाने के लिए सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम लाने के लिए गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स लेना चाहिए। तो वो चाहती है, सोशल एक्टिविस्ट चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे गोट रेयरिंग, पोल्ट्री, एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज के लिए इनिशिएटिव्स लेना चाहिए, कि उनको प्रमोट करना चाहिए, ताकि इनके पास इनकम जनरेशन एवेन्यू हो, और उससे वो जब इनकम जनरेट होगी तो वो अपने रिक्वायरमेंट्स का भी ध्यान रख पाएंगे, फूड रिक्वायरमेंट्स इंटेक्स उनका इम्प्रूव होगा, तो ये प्रॉब्लम जाएगी। तो ये वो चाहते हैं। और ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे अभी भी ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है विलेजर्स को। यहाँ पे जो कंडीशन है वो हाईलाइट की गई है, और स्टेप्स रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट से, नॉट जस्ट शॉर्ट टर्म मेजर्स बट लॉन्ग टर्म मेजर्स भी यहाँ पे चाहिए। तो ये जुआंग ट्राइब है, मुंडा एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं उड़ीसा में। अगला न्यूज आइटम है रेलवेज टू रोल आउट हाई स्पीड इंडिजीनियस रेक्स। तो ये अनाउंस किया गया है कि ट्रेन 2018 ये फर्स्ट ट्रेन सेट अनाउंस किया गया है, जो ये रेक्स डेवलप किए जाएंगे इसमें विदाउट सेपरेट लोकोमोटिव। तो लोकोमोटिव जो इंजन पार्ट होता है, कोचेस पीछे है और इंजन मेन होता है, तो लोकोमोटिव नहीं होगा। तो ये दिल्ली मेट्रो रेक जैसे उनके मॉडल पे ये बनाया जाएगा कि इसमें कोचेस होंगे और हर एक कोच इंडिविजुअली पावर्ड होगी, तो प्रोपल्शन सिस्टम इंडिविजुअली हर एक कोच में होगा, तो एक लोकोमोटिव की इसको जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे रेक्स बनाए जाएंगे, और ये फर्स्ट टाइम इंडियन रेलवेज में इसमें ऑटोमेटिक प्लग टाइप डोर्स हो गए, तो ओपन क्लोज हो गए स्टेशन पे, वाइड विंडो होगी, तो ये सीटिंग अरेंजमेंट भी अर्गोनॉमिकली डिजाइन होगा, मतलब जैसे बॉडी शेप है वैसे जैसे होना चाहिए आइडियली, तो वो उसके हिसाब से सीटिंग अरेंजमेंट डिजाइन की जाएगी। इसमें इवन बायो टॉयलेट्स लाए जाएंगे। तो इंडियन रेलवेज में जो टॉयलेट फैसिलिटीज होती है, तो वो टॉयलेट्स एक्चुअली इट्स डायरेक्टली इट गोज ऑन द ट्रैक्स। तो इस वजह से इंडियन रेलवेज को कहा जाता है इट इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। तो वो जो मैनुअल स्कैवेंजर्स उनको साफ करना पड़ता है ये रेलवे ट्रैक्स, तो ह्यूमंस यहाँ पे साफ करते हैं। तो इसीलिए इसको एंड करने के लिए कई बार स्टेप्स लिए गए हैं और प्रपोजल्स लाए गए हैं कि बायो टॉयलेट्स लाने चाहिए, ताकि टॉयलेट्स में ये ट्रैक्स पे ना जाइए। तो ये इसमें बायो टॉयलेट्स भी हो गए जो ट्रेन 2018 होगी उसमें, और इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इनिशियली पायलट बेसिस पे 2 ट्रेन सेट्स मैन्युफैक्चर की जाएगी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में यहाँ पे चेन्नई के पास। तो ये ICF जो कोचेस मैन्युफैक्चर होती है, तो ये नए 2 ट्रेन सेट्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे विथ फॉरेन कोलैबोरेशन। फॉरेन प्लेयर्स हो गए, इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा और ये एस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो इसके लिए ग्लोबल टेंडर ICF ने निकाला है। ऑलरेडी इंडियन रेलवेज ने ग्लोबल टेंडर निकाला था कि प्रोक्योरमेंट किया जाए, खरीदेंगे, और मेंटेनेंस के लिए ये 15 ट्रेन सेट्स के लिए उन्होंने ग्लोबल टेंडर निकाला था। तो उनको 315 कोचेस चाहिए थे। तो ये जून 2015 की बात है। इसमें 5 बिडर्स क्वालिफाई भी हुए थे इनिशियल राउंड में, पर फिर ये वायबल उनको नहीं लगा, मतलब उनको इसमें लगा नहीं कि उनको प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो चाहते थे ज्यादा कोचेस का ऑर्डर हो। वो चाहते थे 315 कोचेस इनफ नहीं है, एटलीस्ट 1000 कोचेस का टेंडर साइज होना चाहिए। तो इसकी वजह से ये टेंडर डिड नॉट सी द डे, उसका कुछ फर्दर डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसीलिए अब इंडियन रेलवेज ने ये ट्रेन 2018 अनाउंस किया। अगला न्यूज आइटम है चाइनाज नेबरिंग बेस इन जिबौती वरीज USA। तो ये जिबौती एक अफ्रीकन कंट्री है, ईस्ट अफ्रीका में, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आती है। ये वेस्ट एशिया से काफी क्लोज है, येमेन इज जस्ट अक्रॉस। तो यहाँ जिबौती में ऑलरेडी US का एक मिलिट्री बेस है, कैंप लेमनियर। तो ये कैंप लेमनियर जो है वो USA ने एस्टेब्लिश किया था इन 2001, आफ्टर सितंबर 2001 अटैक्स थे, उसके बाद ये एस्टेब्लिश किया गया। और ये एक पेंटागन का एक सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट फॉरेन इंस्टॉलेशन है, वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये अफ्रीका में USA का ओनली परमानेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशन है। तो ये जो कैंप लेमनियर है, इन्होंने काफी इनिशिएटिव्स भी लिए। यहाँ पे 4000 अराउंड पर्सनल है,
जो रहते हैं यहाँ पे सीक्रेटिव मिशंस इनिशिएट करते हैं, इवन यमन में, वेस्ट एशिया में यहाँ पे जो मिशंस लाए जाते हैं, ड्रोन किलिंग्स टारगेटेड करके की जाती है मिलिटेंट्स की, तो ये सब इनिशिएटिव्स यहाँ से लिए जाते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कैंप फॉर यूएसए। तो ये मिलिट्री कैंप के जस्ट अक्रॉस थोड़े माइल्स दूर पे अब चाइना एक ओवरसीज मिलिट्री बेस कंस्ट्रक्ट कर रही है, जो उसका फर्स्ट ओवरसीज मिलिट्री बेस होगा यहाँ जिबाउती में ही। तो यहाँ पे जिबाउती ने इनको ये अप्रूव किया क्योंकि जिबाउती को काफी सारा लोन चाइना ने दिया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको लोन दिया गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे काफी इन्वेस्टमेंट किया गया है, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेल लाइंस, ड्रिंकिंग वाटर के लिए पाइपलाइंस वगैरह भी यहाँ पे एस्टेब्लिश की गई है। तो ये चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी है, प्लस जो लीज पे जिबाउती ने इनको लैंड दिया है ये मिलिट्री बेस एस्टेब्लिश करने के लिए, तो वहाँ पे उनको 10 साल के लिए लीज दिया गया है, ये 10 ईयर लीज है, और ये उनको रेंट भी पे करेगी इसके लिए। तो चाइना इनको $20 बिलियन अ ईयर पे करेगी रेंट फॉर दिस लैंड। तो ये चाइना मिलिट्री बेस बनाएगी जस्ट अक्रॉस, जस्ट माइल्स अवे फ्रॉम यूएस। तो ये चाइना कह रही है कि ये इनका मिलिट्री बेस सिर्फ यहाँ पे जो पायरेसी है उसको टैकल करने के लिए है मेजरली। तो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस मेजरली हमारा यहाँ पे काम होगा, क्योंकि सोमालियन पायरेट्स का प्रॉब्लम अभी भी यहाँ पे है, इंटरनेशनल शिपिंग को थ्रेट है ये, तो इसीलिए हम यहाँ पे मिलिट्री बेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और कोई पर्पज नहीं है। ये चाइना का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। वो इवन चाइना कहती है कि हमको भी रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे वेस्ट एशिया क्राइसिस था तो यहाँ पे जो सिटीजन्स, चाइनीज सिटीजन्स भी स्ट्रैंडेड थे, उनको पिकअप किया गया, तो उनको रेस्क्यू किया गया, जैसे इंडिया ने भी किया वैसे चाइना ने भी किया। तो वो सब लिए भी ये बेस रिक्वायर्ड होगा, ऐसे करके वो कह रहे हैं। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है अब चाइना में। ये जिबाउती है, ये आप देख सकते हैं, ये जिबाउती कंट्री है, यमन, वेस्ट एशिया जस्ट अक्रॉस है, यमन के ऊपर सऊदी अरेबिया है। तो यहाँ पे ये है कैंप लेमनियर यूएसए का, और ये है चाइनीज नेवल बेस। अगला न्यूज आइटम है तेलंगाना यूपी में गेट कार्गो एयरपोर्ट्स। तो ये तेलंगाना और यूपी दो स्टेट्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया है कि हम डेडिकेटेड कार्गो एयरपोर्ट एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो ये एयरपोर्ट्स का प्रपोजल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को फॉरवर्ड किया गया, तो वो इसके ऊपर फाइनलाइज करेगी और फाइनल अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो इनका रिकमेंडेशन लिया जाएगा, तो वो ये डिसाइड करेगी कि जो साइट्स प्रपोज की गई है वो वायबल है कि नहीं। तो उनमें मेजर ये रिक्वायरमेंट्स जो देखी जाएगी वो होगा कि ज्योग्राफिकल सुटेबिलिटी है क्या वो साइट की एयर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मतलब वो जगह जो प्रपोज्ड है यहाँ पे। कमर्शियल वायबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि डेडिकेटेड कार्गो एयरपोर्ट मतलब कि पैसेंजर्स नहीं गुड्स लिया जाएगा, तो कमर्शियली वायबल भी होना चाहिए, वरना एयरलाइंस यहाँ पे फ्लाई नहीं करेगी। मतलब ये देखा जाएगा कि ये साइट के आजू बाजू कंजम्पशन क्लस्टर है क्या, कि मतलब कंज्यूमर डिमांड, यहाँ पे कंज्यूमर बेस्ड गुड्स की डिमांड काफी ज्यादा हो, या इवन इंडस्ट्रियल क्लस्टर होना चाहिए, जैसे कि काफी सारे गुड्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होनी चाहिए, यहाँ पे ह्यूज इंडस्ट्रियल बेस होना चाहिए। और एक चीज जो देखी जाएगी वो ये है कि वेल कनेक्टेड होना चाहिए, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से कनेक्टिविटी, रेलवेज, रोडवेज, एयरपोर्ट एक्सेट्रा, तो वो भी देखा जाएगा। और फाइनली ये जो साइट है वहाँ पे लार्ज एयरक्राफ्ट हैंडल करने की, ट्रांसपोर्टेशन कार्गो इतना वॉल्यूम में हैंडल करने की कैपेसिटी है कि नहीं, वो भी देखी जाएगी। तो ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होने पे ही साइट अप्रूव होगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद ये डेडिकेटेड फ्लाइट ट्रांसपोर्ट, डेडिकेटेड कार्गो एयरपोर्ट एस्टैब्लिश किया जाएगा। तो इवन फ्लाइट मोड यूज किया जाता है आजकल, एयरक्राफ्ट यूज किए जाते हैं फॉर फ्लाइट ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट। तो ये अभी काफी बढ़ गया है, ग्लोबली भी बढ़ रहा है, और इंडिया में भी इसका ग्रोथ काफी हाई रहा है, इसीलिए इसकी रिक्वायरमेंट अब आ रही है कि डेडिकेटेड कार्गो एयरपोर्ट हो। अगला न्यूज आइटम है ग्रीस इन ट्रबल अगेन। तो ग्रीस जो एक यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्री है, वहां पे डेट क्राइसिस चल रहा है, मतलब गवर्नमेंट डेट काफी हाई हो गया है। गवर्नमेंट को टर्म यूज करते हैं पब्लिक डेट मतलब गवर्नमेंट का डेट, तो ये काफी हाई हो गया। तो 2010 से क्राइसिस चल रहा है, डेट क्राइसिस, और अभी ये थर्ड बेल आउट होने वाला है। तो ये जो उनका थर्ड बेल आउट है, 86 बिलियन यूरो का बेल आउट प्रपोज्ड है। तो ये मिलेगा कि नहीं ग्रीस को, वो अब तक फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि अभी IMF और EU, यूरोपियन यूनियन और IMF दोनों मिलके ये बेल आउट कर रहे थे, पैकेज ला रहे थे। अब ये इस टाइम IMF ने बैकआउट कर दिया, और इवन यूरोपियन यूनियन के जो 3 मेजर कंट्रीज है,
जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड। तो यहाँ पे अभी इलेक्शंस होने वाले ये साल, तो वो गवर्नमेंट भी के ऊपर भी प्रेशर होता है, क्योंकि जब ये ग्रीस को बेल आउट कर रहे हैं तो उनको अपनी कंट्री में भी, अपने पीपल को भी जवाब देना होता है। और जब आईएमएफ भी बैकिंग नहीं दे रही है ये बात, तो कैसे ये स्टेप्स लिए जाएंगे ईयू में, वो एक मेजर क्वेश्चन है। और ये ग्रीस गवर्नमेंट को जब डेट क्राइसिस आया तो वही ऑस्टेरिटी मेजर्स लाए गए। तो ये जो है, अब टाइमलाइन देखोगे तो यहाँ पे पब्लिक डेट जब काफी इंक्रीज हो गया, तो आईएमएफ और ईयू ने डिसाइड किया कि ये लेंडिंग किया जाएगा, गवर्नमेंट को असिस्टेंस दिया जाएगा अगर वो ऑस्टेरिटी मेजर्स लाते। तो ऑस्टेरिटी मेजर्स मतलब, ऑस्टेरिटी मतलब थ्रिफ्टली, मतलब कम से कम में खर्चा करना, ज्यादा स्पेंडिंग नहीं करना। तो स्पेंडिंग कट्स करना होता है गवर्नमेंट को। सैलरीज, जो गवर्नमेंट सैलरीज प्रोवाइड करती है, उनकी गवर्नमेंट सैलरीज कट होगी, टैक्सेस इंक्रीज हो जाएंगे, और पेंशन रिफॉर्म्स मतलब पेंशन के बर्डन भी गवर्नमेंट कम करेगी। तो उसको कहते हैं ऑस्टेरिटी मेजर्स। तो सोशल स्पेंडिंग जो गवर्नमेंट की होती है वो काफी उस पर अफेक्ट होती है। तो इस वजह से ऑफकोर्स ग्रीस में काफी प्रोटेस्ट हुए, वायलेंट प्रोटेस्ट हुए, और गवर्नमेंट भी गिर गई। तो अब वहां पे फिर एक बेल आउट तो दिया गया था दूसरा, और ये जो 2015 में यहाँ इलेक्शन हुए, तो ये साइरिजा जो एक एंटी ऑस्टेरिटी पार्टी है, जो ये कंप्लीटली इसको रिजेक्ट कर रही थी कि ऑस्टेरिटी मेजर्स नहीं लाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सैलरीज लोगों की कम हो रही है, जॉब्स लेस हो रहे काफी सारे लोग, तो ये जीडीपी को भी ओवरऑल अफेक्ट करेगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम रीनिगोशिएट करेंगे ये जो ऑस्टेरिटी मेजर्स लाए गए हैं एड के अगेंस्ट। तो ये जैन 2015 में जब ये पार्टी पावर में आई, उसके बाद तो स्टैंड ऑफ शुरू हो गया। तो बेल आउट को एक्सटेंड भी किया गया कि जून 30 तक जो बेल आउट है उसको कंटिन्यू किया जाएगा जो दिया गया है, लेकिन इनको ऑस्टेरिटी मेजर्स और लाने होंगे। तो ईयू ये कहता था कि और लाए, और ये कह रहे कि नहीं, हम और नहीं करेंगे। तो ये थ्रेटन भी कर रहे थे ग्रीस कि हम यूरोजोन छोड़ देंगे, वी लीव ईयू। तो ऐसे थ्रेट्स भी आ रहे थे। फाइनली उन्होंने कहा कि हम रेफरेंडम करेंगे, जो ईयू आईएमएफ रेस्क्यू प्रपोजल होगा उस पर ग्रीस में रेफरेंडम होगा। तो इसके बाद ईयू ने रिफ्यूज कर दिया कि अब बेल आउट और एक्सटेंड नहीं होगा इस जून से ज्यादा। तो ग्रीस में ऑफकोर्स क्राइसिस आ गई। ग्रीस में लोग बैंक्स जाने लगे कि हम अपना कैश विड्रॉ कर ले, अब आगे फ्यूचर गवर्नमेंट का क्या होगा। तो जब बैंक्स पे इतना बर्डन आएगा तो बैंक्स विल आल्सो कोलैप्स, और फर्दर कास्केडिंग इफेक्ट हो जाता है, सब कुछ इकोनॉमी को लॉस होता है। इसीलिए बैंक्स भी शट डाउन की गई, स्टॉक मार्केट बंद कर दिए गए, काफी ऑलरेडी नुकसान हो चुका था। और अब फिर से वही सेम इश्यूज अभी सामने आ रहे, ग्रीस इन ट्रबल अगेन। तो अब थर्ड बेल आउट प्रपोज जो किया गया है, यहाँ पे अब आईएमएफ कह रही है कि बेल आउट से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बेल आउट क्या है कि जितना उनको डेट्स है और जो रीपे करना है तो उसके लिए असिस्टेंस देना। और जो ग्रीस के डेट्स है, पब्लिक डेट, वो मेजरली आप देखोगे तो ये यूरोजोन में ही है, 60% यूरोजोन में आता है, और आईएमएफ के पास 10% है, बाकी का ऐसे सेंट्रल बैंक पे है, ग्रीक बैंक्स में है वगैरह। तो ये जो है, तो अभी आईएमएफ कह रही है कि सिर्फ बेल आउट से काम नहीं चलेगा, इनकी जो डेट्स है उनको डेट रिलीफ देना चाहिए, मतलब थोड़ा पार्शियल डेट फॉरगिव करना चाहिए कि अब उनको रीपे नहीं करना, मतलब भूल जाए डेटर्स। तो वो आईएमएफ चाहती है कि ऐसा हो, और ईयू इसके लिए रेडी नहीं है। तो इसीलिए ये स्टैंड ऑफ है। आईएमएफ अब बैकआउट भी कर रही है कि बेल आउट में हम आपको असिस्ट नहीं करेंगे, तो इसीलिए पूरा बर्डन आ रहा है। और ग्रीस ने कहा है कि हम और ऑस्टेरिटी मेजर्स नहीं लाएंगे, जितना अग्रीड है उससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये पूरा स्टैंड ऑफ है। तो अब यही हो सकता है कि अगर आईएमएफ की बात मानी जाए, डेट फॉरगिवनेस हो जाएगा, तो ग्रीस के लिए भी बेटर होगा। तो अब क्या आगे डेवलपमेंट्स होगी वो अब तक क्लियर नहीं है। तो वील कम टू नो अबाउट व्हाट फर्दर डेवलपमेंट्स टेक प्लेस। तो वही आर्टिकल है। इवन इस टाइम पे ग्रीक बैंक्स ने ये किया था, ग्रीक प्राइवेट सेक्टर जो है उन्होंने थोड़ा डेट, हाफ ऑफ द डेट जो था जो गवर्नमेंट ने उनसे लिया था, तो उनके पास था, तो वो उन्होंने फॉरगिव कर दिया था। तो ये स्टेप ग्रीक प्राइवेट सेक्टर ने लिया था। पर अब क्या ईयू भी ये स्टेप लेगी, पार्शियल डेट फॉरगिवनेस लाएगी जैसे आईएमएफ रिकमेंड कर रहे, वो हम देखेंगे। फिर अगला न्यूज आइटम है सेबी फॉर ओवरहॉल ऑफ बोर्ड गवर्नेंस। तो सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कह रही है कि जो कंपनीज के बोर्ड्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके अंदर चेंजेस लाने की जरूरत है, रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। उनमें उनके अपॉइंटमेंट और रिमूवल जो डायरेक्टर्स के होते हैं उनमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्या डिस्कशंस होते हैं, डिसीजंस कैसे आते हैं, क्योंकि ये जो कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज है, तो इसमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स भी है, और सेबी मेजरली कंसर्न है इन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की राइट्स के लिए, कंसर्न्स के लिए, क्योंकि अगर कंपनी को कुछ होता है तो ये शेयर होल्डर्स भी अफेक्ट होते हैं। और इवन फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में भी, तो यहाँ पे उनके ऊपर भी क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है, इमेज जा रहा है। तो इसीलिए सेबी चाहते हैं कि यहाँ पे रिफॉर्म्स लाए जाए, और इसीलिए उन्होंने गाइडेंस नोट इशू किया है।
तो ये गाइडेंस नोट इशू किया है कि कैसे बोर्ड को फंक्शन करना चाहिए, क्योंकि सेबी का भी एक इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड है आईएबी, जो इन्होंने 2011 में सेटअप किया था। तो उन्होंने भी सेबी को एडवाइस किया कि बेस्ट ग्लोबल रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस कौन सी अच्छी अडॉप्ट करनी चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने अपना एडवाइस भी दिया है। तो वही सेबी चाहती है कि ये गाइडेंस उनका एक्सेप्ट किया जाए बाय वेरियस कंपनीज। तो चाहती है कि वॉल्यूंटरीली एक्सेप्ट करे कंपनीज, क्योंकि यहाँ पे अगर ये डिक्टेट किया जाएगा तो वो इतना फ्रूटफुल नहीं होगा, स्ट्रिंजेंट रूल्स नहीं होने चाहिए, बल्कि आप वॉल्यूंटरीली करो कि ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस आप अडॉप्ट करो। तो सेबी ये चाहती है। अब आगे क्या डेवलपमेंट होगी, क्या ये मैंडेटरी लाना होगा कि कंपनीज खुद से कंप्लायंस लाएगी, वो हमको देखना होगा। तो ये मेजर कंसर्न ये सब रेज इसलिए हुआ है क्योंकि एक तो मेजर इशू हुआ था टाटा साइरस मिस्त्री कॉन्फ्लिक्ट, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो वो एक कंसर्न है। और दूसरा था इवन इन इन्फोसिस, तो इन्फोसिस और टाटा ग्रुप, तो यहाँ पे इन्फोसिस में डिफरेंसेस थे प्रोमोटर्स और टॉप मैनेजमेंट के बीच में, तो उसकी वजह से भी वो इशू सामने आया था। तो जो टाटा ग्रुप का भी इशू था वो था कि साइरस मिस्त्री जो थे, he was also a board member in Tata Sons। तो टाटा सन्स में 66% जो शेयर्स है वो टाटा ट्रस्ट के पास है, तो ये 14 पब्लिक ट्रस्ट है, तो इनके पास मेजर शेयर है। तो ये शेयर होल्डर जो टाटा ट्रस्ट है उनको आईटी टैक्स, इनकम टैक्स नहीं भरना होता, वो एग्जेम्प्ट होते हैं इवन अगर वो शेयर्स होल्ड करते। तो ये टाटा ट्रस्ट काफी इंटरफियर कर रहे थे इन द बिजनेस, टाटा सन्स के बिजनेस में, ऐसे साइरस मिस्त्री ने एलिगेशन लाया और वो कह रहे थे कि इससे कंपनी के फंक्शनिंग पे और इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस को रिस्क आ रहा है। तो ये पॉइंट पे और ऐसे एलिगेशंस के बाद ये जो देखा गया कि रिफ्ट था बिटवीन द टाटा ट्रस्ट जो है, उनके चेयरमैन है रतन टाटा, तो वो और साइरस मिस्त्री, इनके बीच में रिफ्ट आया। जब इनको कहा गया साइरस मिस्त्री को ये कि हट जाए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, तो उन्होंने रिफ्यूज किया, इसलिए बोर्ड मेंबर्स को वोट करना पड़ा इस पे। तो ये जो रिफ्ट आई थी बोर्ड के बीच में, इसके ऊपर ही वो चाहते कि अभी बोर्ड अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट और रिमूवल में ट्रांसपेरेंसी और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाए। तो ये टाटा सन्स के बारे में था। और एलिगेशन काफी सारे आए कि कौन कितना कंट्रोल कर रहा है, किसकी वजह से लॉसेस हो रहे हैं, वो सारे सब पॉइंट सामने आए थे इस पूरे केस में। और इन्फोसिस का जो केस था वो था कि बोर्ड और प्रोमोटर्स के बीच में। तो जो इन्फोसिस प्रोमोटर्स है, नारायण मूर्ति, ये चाहते थे कि जो इन्फोसिस का मेजर जो अचीवमेंट गोल है कि वो कंपैशनेट कैपिटलिज्म फिलॉसफी फॉलो करती है, मतलब कि ज्यादा हाई सैलरीज वो अप्रूव नहीं करती है। और जब ये विशाल सिक्का इनको अपॉइंट किया गया तो इनको काफी हाई सैलरी, जैसे ग्लोबल टैलेंट अट्रैक्ट करने के लिए हाई सैलरीज देनी होती है, वैसे प्रोवाइड की गई। तो इसके ऊपर पूरा रिफ्ट हो गया बिटवीन द बोर्ड एंड द प्रोमोटर्स। फिर लास्ट न्यूज आइटम है फर्स्ट रोबो टेबल टेनिस ट्यूटर सेट्स गिनीज रिकॉर्ड। तो ये टेबल टेनिस ट्यूटर है, रोबो टेबल टेनिस ट्यूटर, जापान ने एस्टैब्लिश किया है इसको। तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में है क्योंकि ये मतलब टेबल टेनिस इवन ह्यूमन से भी बेटर खेल सकते हैं। तो इनके पास वही है, कैमरास हो गए, सेंसर्स हो गए, तो ये एक्यूरेट प्रिसीजन से, कटिंग एज विजन और सेंसर से, वो मोशन सेंसर्स है तो उससे गॉज कर सकते हैं कहाँ बॉल कितना कहाँ जाएगी और कैसे हिट करना है। तो इसीलिए ये इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस और एजुकेशनल कैपेबिलिटीज है, मतलब ये कोच जैसे फंक्शन करेंगे फॉर टेबल टेनिस, ही कैन कोच इंडिविजुअल्स। तो ये टेबल टेनिस गिनीज रिकॉर्ड में रोबो आया है। तो ये न्यूज आइटम है, इसको नाम दिया गया है फॉरफिस। तो यही है आज के न्यूज आइटम्स। थैंक यू।